दोस्तों इमेजिन करो कि तुम्हारे घर की सबसे कीमती चीज तुम्हारा पड़ोसी लेकर जाए और कुछ दिन बाद जब तुम वो चीज उससे वापस मांगने जाओ तो वो साफ मना कर दे। ये कह दे कि ये चीज उसी की है जो कुछ दिन पहले उसने तुम्हें दी थी। और जब तुम उससे ये बहस करने लगो कि ये चीज वापस दे दे, तब तुम्हारा ही कोई फैमिली मेंबर आके ये एग्री कर दे कि ये चीज उसी की है और तुम्हें गलत साबित कर दे, तब तुम्हें कैसा शॉक लगेगा। ऐसा ही कुछ आज हमारे देश के लेवल पर चल रहा है। जब हम सुपर पावर बनने की कोशिश कर रहे हैं, सपना देख रहे हैं, तब हमारे ही देश में ऐसी कुछ ताकतें हैं जो अपना वीटो पावर यूज कर कर देश को पीछे खींचने के तरीके ढूंढ रही है। सरकार ने सोचा कि एफसीआरए लागू किया जाए, यानी फॉरेन कंट्रीब्यूशन रेगुलेशन एक्ट को थोड़ा टाइट किया जाए ताकि इन ग्लोबल एनजीओस पर और उनके इकोसिस्टम पर लगाम लगाई जा सके। लेकिन पार्लियामेंट में इस एफसीआरए को जेपीसी यानी ज्वाइंट पार्लियामेंट्री कमेटी के ठंडे बस्ते में डाल दिया है। इसका सीधा इफेक्ट आपके और मेरे जेब पर, देश की सिक्योरिटी पर और साथ ही में देश के आने वाले 50 साल के भविष्य पर टिका हुआ है। आइए देखते हैं वो कैसे। दोस्तों, जब हम ऐसे ही डीप एनालिटिकल और सिस्टमिक हिपोक्रेसी की धज्जियां उड़ाते हैं तो जाहिर सी बात है कि यूट्यूब के एल्गोरिदम को ये पसंद नहीं आता है। इन इनविजिबल लॉबीज के पास तो मिलियंस ऑफ इन्फ्लुएंसर्स है जो इनकी बात रख सकते हैं, लेकिन हमारे पास सिर्फ आपका सपोर्ट है। अगर आप चाहते हैं कि ऐसी ही सच्ची बातें लोगों तक पहुंचे तो चैनल को तुरंत सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें और हमारे कम्युनिटी के साथ जुड़े। लेट्स बिल्ड अ कम्युनिटी ऑफ फ्री थिंकर्स हु रियली केयर अबाउट द कंट्रीज ट्रेजेक्टरी। चलिए अब मुद्दे पर वापस आते हैं। तो बहुत सिंपल सी बात है, जब से ये सरकार आई है, स्पेशली जब से होम मिनिस्ट्री अमित शाह के पास गई है, तब से एक पैटर्न हमें क्लियरली देखने को मिला है। चाहे वो आर्टिकल 370 का हटना हो, सीएए हो, एनआरसी हो या नक्सलवाद का खत्म होना हो, इन सब ने एक लेफ्ट विंग फॉरेन फंडेड इकोसिस्टम को पूरी तरह से हिला कर रख दिया है। और अब जो एफसीआरए आने वाला था वो इनकी दुकान पर एक फाइनल ताला लगा देता था। तुम्हें लगता है कि अपोजिशन का विरोध इस पर एक नॉर्मल सी बात है? नहीं बॉस, ये उन फॉरेन लॉबीज की सर्वाइवल इंस्टिंक्ट है जिन्होंने 70 साल से इंडिया को एज अ मार्केट ट्रीट किया है, ना कि एज अ पावर। एफसीआरए इन एनजीओ को पूरी तरह से नंगा कर देता। उसके जरिए हमें पता लग जाता कि किस वेस्टर्न कंट्री के किस बैंक अकाउंट से कितने पैसे आए हैं और कौन से ऑर्गेनाइजेशन को मिले हैं। उसे यूज कर कर किस एक्टिविस्ट ने प्रोटेस्ट ऑर्गेनाइज करवाया है, इसका कच्चा चीटा एफसीआरए के जरिए खुल जाता। इसीलिए एफसीआरए को अटका दिया गया है। लेकिन क्यों? क्योंकि 3 ऐसे मैसिव प्रोजेक्ट्स अभी लाइन में है जिन्हें रोकना इन ग्लोबल पावर के लिए जीने या मरने का सवाल बन चुका है। प्रोजेक्ट नंबर 1, कल्पकम का फास्ट ब्रीडर रिएक्टर। ध्यान से सुनना, हमारे पास दुनिया का 25% थोरियम है, लेकिन न्यूक्लियर एनर्जी बनाने के लिए हमें जो यूरेनियम लगता है उसके लिए हमें दूसरे देशों के आगे हाथ फैलाना पड़ता है, क्योंकि वो हमारे पास सिर्फ 2% है। लेकिन जब ये कल्पकम का रिएक्टर रेडी हो जाएगा, जो अभी 3rd स्टेज में है, उसके बाद हम हमारे ही थोरियम को यूरेनियम में कन्वर्ट कर सकेंगे। इसका मतलब 100% न्यूक्लियर इंडिपेंडेंस। क्या तुम्हें लगता है कि ये ग्लोबल न्यूक्लियर लॉबी इसे देखकर सिर्फ ताली बजाएगी? ऐसा बिल्कुल नहीं होगा। वो इन इको एक्टिविस्ट्स के जरिए एनजीओस को फंड करेगी ताकि कोर्ट में पिटीशन डाले जाए और भारत में इसका काम रुक जाए। प्रोजेक्ट नंबर 2, द ग्रेट निकोबार प्रोजेक्ट। चाइना का चोक पॉइंट है मलाका स्टेट और हमारा निकोबार प्रोजेक्ट हमें ठीक वहीं पर एक जायंट मैरीटाइम हब बना देगा। दोस्तों, हम हमारा 75% इंपोर्ट सिंगापुर और कोलंबो के थ्रू करते हैं। सोचो अगर हम उन्हें बाईपास कर दे तो। लेकिन अचानक कुछ एक्टिविस्ट्स को अब वहां पर पेड़ और कछुए नजर आने लग गए हैं और देश के कुछ बड़े अपोजिशन के नेता वहां घूमने भी जा चुके हैं इस सो कॉल्ड इको सेंसिटिव जोन में। आप कनेक्शन से देख रहे हो। और तीसरा प्रोजेक्ट है द इथेनॉल ब्लेंडिंग प्रोजेक्ट यानी E20 फ्यूल। दोस्तों, हम साल का 22 लाख करोड़ रुपए सिर्फ तेल खरीदने में फूंक देते हैं। मिडल ईस्ट और वेस्टर्न ऑयल लॉबीज का धंधा हमारे वजह से चल रहा है। इसीलिए सरकार ने फैसला किया था कि पेट्रोल में 20% इथेनॉल मिलाया जाएगा, जो हमारा स्वदेशी प्रोडक्ट है और हमारे किसान बनाते हैं। लेकिन इसके बाद क्या हुआ? सोशल मीडिया पर इन्फ्लुएंसर्स की बाढ़ आ गई और वो कहने लगे कि इथेनॉल की वजह से आपके गाड़ी का इंजन फट जाएगा, आपकी गाड़ी का इंजन बर्बाद हो जाएगा। आपको क्या लगता है कि ये पीआर कैंपेन कौन चला रहा है? यही तो एफसीआरए आने के बाद पता चलना था।
ये सिर्फ एक लॉ का डिले होना नहीं है, ये एक पैटर्न है। आपको स्टरलाइट कॉपर प्लांट याद है? उसके खिलाफ हैवी फॉरेन फंडेड प्रोटेस्ट हुए थे। नतीजा क्या हुआ? वो प्लांट को बंद करना पड़ा। जो इंडिया पहले कॉपर को दुनिया को बेचता था, आज वही इंडिया कॉपर इंपोर्ट करता है। इससे नुकसान किसका हुआ? आपका, मेरा और देश की इकोनॉमी का। और फायदा किसका हुआ? इन वेस्टर्न लॉबीज का। डेमोक्रेसी में सवाल पूछना बहुत जरूरी है, सरकार का अकाउंटेबल होना भी बहुत जरूरी है, लेकिन जब तुम्हारे देश में हुए प्रोटेस्ट की स्क्रिप्ट वॉशिंगटन, लंदन या बीजिंग में लिखी जाए और तुम्हारे लोकल नेता और एनजीओ सिर्फ एक्टिंग करे, तो उसे डेमोक्रेसी नहीं कहते, उसे कहते हैं प्रॉक्सी वॉर। आज एक माइनॉरिटी जिसके स्ट्रिंग्स बाहर के देशों से जुड़े हैं, उसने देश की मेजोरिटी और डेवलपमेंट पर वीटो लगा दिया है। एफसीआरए का अटैक उस इनविजिबल कॉर्ड को काटने का तरीका था जिसे अभी के लिए टाल दिया गया है। तो मेरा सीधा सवाल है, क्या हम उस सिस्टम को अभी भी टॉलरेट करते रहेंगे जिसमें बाहर बैठे लोग ये तय करेंगे कि हमारे देश की स्पीड लिमिट क्या होगी? या फिर इन सो कॉल्ड एक्टिविस्ट और ह्यूमन राइट्स के मास्क के पीछे छिपे हुए असली चेहरे को पहचानने का वक्त आ गया है? जरा सोचिए इस बारे में। और हाँ, वीडियो अगर पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें और अपने व्हाट्सएप ग्रुप पे शेयर करें। साथ ही साथ चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं आपसे अगले अपडेट में। तब तक के लिए कीप क्वेश्चनिंग एवरीथिंग। जय हिंद, जय भारत।